हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? ओके। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हो पहले ये बताओ? हम्म। कैसे हो सारे के सारे? एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। आज सुबह जो सेशन लगा था वाईटी वाला, ठीक है, तो कल शिफ्ट किया है। वाईटी में ग्लिच चल रहा था, देखा होगा। कल भी वाईटी के सेशन नहीं हो पाए थे, ठीक है। बट कल सुबह का सेशन 7:30 वाला काफी इंपॉर्टेंट है। 45 क्वेश्चंस हैं, और इन 45 क्वेश्चंस को तुम बस, ठीक है, प्रिंट निकलवा लेना अपने में। मतलब पूरा उस हिसाब से क्वेश्चंस हैं जैसे मतलब जहां से नीट में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। यार वॉइस तो आ रही है ना? ओके, चलो ठीक है। तो कंटिन्यू कर रहा हूं। पहले मैं कल का एक बार रिवीजन करा दूं, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्लोनिंग वेक्टर। ओके। तुम बताओ, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है? तुम मुझसे पूछ रहे हो ना? तुम्हारी पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही है? समझ में आ रही? रजाई में घुस करके बस धीरे धीरे यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, और फिर मुंह ढक गया नहीं? ठंड लग रही है यार सर। मेज कुर्सी की जगह रजाई बेड पे बैठ के पढ़ते हैं। पैरों पर रजाई रख लेते हैं और पढ़ाई चालू करते हैं। रजाई पैरों से खिसक खिसक के कमर तक आती है, कमर से फिर ठीक है नेक तक आती है। और कुछ घंटों बाद क्या लगता है, यार बहुत हो गया, ढक करके सो जाते हैं। ऐसा चल रहा है क्या? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यार ये नहीं चाहिए, बस चल रही है। अंकुश, सैनी, बस चल रही है नहीं है, फिर बस ही चलती रह जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, अगर बस चल रही है तो बस ही चलती रह जाएगी। एकदम आग लगनी चाहिए अब इस समय, ठीक है। एकदम फोकस किया करो चीजों के ऊपर। चलो आ जाओ। चलो, ऐसा ही होता है, मुझे पता है ऐसा ही होता है, क्योंकि हम भी तो कभी बच्चे थे। आ जाओ। तो क्लोनिंग वेक्टर की बात चल रही है, पहले मैं रिवीजन करा दूं, ठीक है। आज का टारगेट देख लो पहले। देखो कल मैंने इतना बता दिया था, ये टूल्स हैं। अगर आपको टूल्स के बारे में थोड़ा सा फोकस करना, अगर आपको टूल्स के बारे में समझ में आ गया, क्योंकि बायोटेक का ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना, कंसेप्चुअल है। और आज का तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है। अगर मैं आपको ये टूल्स प्रोवाइड करा दूं तो आप सारे काम कर सकते हो, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में है कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है आप किस जीन में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। इंसुलिन के जीन में रखते हो, ठीक है, या समझ रहे ना मेरी बात, कोई पर्टिकुलर एंजाइम बनाने वाले जीन में रखते हो, किसी प्रोटीन को बनाने वाले जीन में रखते हो। जिस जीन में आप इंटरेस्ट रखते हो तो ढूंढो पहले उसको, ठीक है। आपने ढूंढ लिया,
पहले पूरा डीएनए निकाल कर जीन को आइडेंटिफाई करके अलग निकाल के रख लिया, ये मिल गया जीन, ठीक है। और आपको जीन को किसी होस्ट में पहुंचा करके उसके प्रोटीन को एक्सप्रेस कराना है, तो क्या करना होगा, होस्ट में ले जाने के लिए एक वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर के संग जीन को जोड़ोगे और रिकॉम्बिनेंट बनाओगे, रिकॉम्बिनेंट को होस्ट में लेके जाओगे। वो जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब वाहक, जो आपके जीन को लेके जाएगा, लेके भी जाएगा और वहां पर जाकर के जीन की क्लोनिंग भी करेगा, मतलब मल्टीपल कॉपी बनाएगा। तब जीन एक्सप्रेस करेंगे सारे के सारे और लार्ज अमाउंट में वो प्रोटीन बनेगी या फिनोटाइपिक कैरेक्टर में चेंजेस आएंगे जो आप चाहते थे। तो यही है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसी को करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए। पहला टूल्स क्या चाहिए आपको, डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए, डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम, समझे। तुम हॉस्टल पर रहते हो तो क्या फर्क पड़ता है, हॉस्टल पर रहो या घर पर रहो, समझे। ठंडी वहां पर भी लगेगी, वहां पर भी लगेगी, रजाई वहां पर भी है, वहां पर भी है। हाँ, हॉस्टल के वार्डन अगर ऐसे हैं जो डंडा नहीं, डंडे के बल पर के, हाँ भाई सो गया तो बस पड़ेगा खींच के, तो एक बात अलग है, ठीक है। डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हॉस्टल में अगर डिसिप्लिन मेंटेन होता है आपका, तो यार बात बढ़िया है, नहीं तो बेकार है। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हमने बात की डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम। डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम का मतलब है, हाँ बेटा, डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम का मतलब है, जिम गया था सर, अब तू बॉडी अभी बना ले। जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं ना, वो सिलेक्शन के बाद बॉडी बनाए हैं, ठीक है। बिल्कुल, कुछ तो फैल गए थे, कुछ एकदम सूख के कांकड़ी हो गए थे। मैंने कहा फैलने वाले फैल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कांकड़ी हो जाओ। सिलेक्शन के बाद कॉलेज में जाने के बीच में एक लंबा टाइम मिलता है, उस टाइम के अंदर अपने अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है कर लेना, और फिर बिंदास तरीके से जाना। पर वो टाइम मिलता है उतना, पर पहले उस लायक तो बन जाओ कि तुम पहुंचने लायक हो जाओ, समझे। वॉइस क्रैकिंग यार, सब कुछ ठीक है मेरी तरफ से, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लो, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, ठीक है। तो डीएनए मैन्युपुलेटिंग एंजाइम चाहिए आपको, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज और लाइगेज, तीन एंजाइम होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एक रिस्ट्रिक्टेड साइड पर कट करते हैं, वहां कट करते हैं जहां जरूरत है, समझे। यार वॉल्यूम देखो बेटा, मेरी तरफ से तो ओके है, एक बार रिफ्रेश कर लो अगर किसी बच्चे को लग रहा है। मैं एक बार करके फिर पूछता हूँ। अब बताओ साउंड कैसी है, साउंड पहले से बेटर है क्या। ऑल परफेक्ट सर, ओके, ठीक है। अगर सारी लेक्चर में क्रैक हो रही है तो ये ऐप की वजह से कोई दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि सब कुछ साउंड आउट सिस्टम तो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ऑल गुड, ओके। तो सिंपल सी बात है भाई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, जो डीएनए या आरएनए को या कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल को कट करने का काम करता है, मैंने बता भी दिया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को कट करता है। पॉलीमरेज जो डीएनए की क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है, एक डीएनए से दो डीएनए बना सकता है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यूज करते हो, टाइप फर्स्ट। लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू, ग्लू का मतलब है जो मॉलिक्यूल जो डीएनए और आरएनए को जोड़ने का काम करता है, इनके फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है। मैंने बताया भी था कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तीन चीजों के मिलने से बनता है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस्ड। फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस्ड। जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होते हैं शुगर और फॉस्फेट के बीच में होते हैं, क्लियर है। एक फॉस्फेट दो एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, सो इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है। डीएनए की बैकबोन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर सिजर की बात करता हूं तो वो भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को कट करता है, मॉलिक्यूलर ग्लू की बात करता हूं तो वो भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है। तो सारा खेल फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को तोड़ना और जोड़ना है, तो इसके लिए लाइगेज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिटेल मैंने समझाया था। लाइगेज मैंने बताया था एक बैक्टीरियोफाज वायरस से आइसोलेट किया है हमने, किससे किया है, T4 बैक्टीरियोफाज वायरस से आइसोलेट किया है, T4 बैक्टीरियोफाज, ठीक है। बैक्टीरियोफाज वायरस होता है, ये ध्यान रखना, बैक्टीरियोफाज क्या है, वायरस, इससे आइसोलेट किया है हमने इसको, ठीक है, T4 लाइगेज को, ठीक है।
तो ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था। और आज का मेरा टारगेट क्या है? वेक्टर, इट इज अ मॉलिक्यूलर व्हीकल। ठीक है, व्हीकल का मतलब एक ऐसा व्हीकल, जैसे जीन छोटा है तो छोटा व्हीकल चाहिए, जीन बड़ा है तो बड़ा व्हीकल चाहिए। ठीक है, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी बताऊंगा। भाई हाथी को लेके जाना है तो कौन सा व्हीकल चाहिए, चींटी को लेके जाना है तो कौन सा व्हीकल चाहिए। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। तो यू कैरियोटिक जीन बहुत बड़े होते हैं, प्रो कैरियोटिक जीन छोटे होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग व्हीकल होते हैं, मॉलिक्यूलर व्हीकल मतलब वेक्टर। तो उसको आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का टारगेट यही है। फिर कल हम बात करेंगे लास्ट होस्ट की। ओके। नहीं बेटा, एक बॉन्ड तो फॉस्फोएस्टर है। एक सिंगल बॉन्ड का नाम फॉस्फोएस्टर है, पर कई लोग बोलते हैं डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलते हैं। फॉस्फोडाइस्टर इसलिए बोला क्योंकि यहां पर एक फॉस्फेट दो एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, सो इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर। अरे 8 डिग्री नहीं, और भी कम हो गया बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अनफेवरेबल कंडीशन के आगे तो ये करना है। 3 साइंटिस्टों का नाम बताए थे मैंने, एक अरबर साहब ने, ठीक है, 1963, 1963। ठीक है, मैं एक स्टोरी, मैंने आज बहुत गजब स्टोरी तैयार की है पूरी एडिट करा करके। ठीक है, आज शाम को मेरी लेक्चर के बाद मैं उसको यूट्यूब पर डालूंगा, देखना एक अल्टीमेट। अब मैं साइंस के जितने भी हिडन राज हैं, ठीक है, हिडन स्टोरी जितनी भी तुमने नहीं सुनी है, ठीक है, कुछ तो सुनी होंगी, कुछ नहीं सुनी होंगी, वो सब मैं पूरा एक मतलब शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको लेकर के आ रहा हूँ। और उसमें मैक्सिमम स्टोरी ऐसी होंगी जो आपके नीट सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे वैक्सीन के ऊपर 3 लेकर के आ रहा हूं मैं। यस, एडवर्ड जेनर का पूरा कंसेप्ट लेके आऊंगा, वैक्सीन की डिस्कवरी कैसे हुई, लुईस पास्चर का कंसेप्ट क्या था, ठीक है, क्योंकि उसका भी जिक्र हुआ है। ठीक है, और साथ में कोरोना वैक्सीन एक अलग से लेकर के आऊंगा, क्योंकि उसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि कोरोना और एचआईवी, ठीक है, एचआईवी की वैक्सीन क्यों नहीं बनी, पूरे उसके कंसेप्ट, और कोरोना वैक्सीन का कंसेप्ट पूरा। ठीक है, पूरा, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता ये। ठीक है, कौन सी है सब यूनिट वैक्सीन है, क्या है, कैसे, क्या पूरा, पर होंगे सारे 1-2 मिनट के शॉर्ट्स। ठीक है, तो देखना जरूर भाई। ठीक है, वापस आ जाओ। पर कल सुबह 7:30 बजे मिल रहे हैं, आपके काम कीजिए तो सुबह 7:30 बजे है, गजब खतरनाक, लाइव के अंदर और ओएमआर शीट के साथ। तो इन 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिला था। अरबर साहब को किस वजह से मिला? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने पोस्टुलेट बताया था कि भाई बैक्टीरिया के अंदर कुछ तो होता है जो बैक्टीरियोफाज वायरस से बच जाते हैं, पर कुछ मारे भी जाते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया मारे क्यों जाते हैं। जब भी बैक्टीरियोफाज वायरस अटैक करेगा, ठीक है, ये इसकी अपनी कॉलोनी ग्रो करेंगे और बैक्टीरिया को मार के बाहर निकल जाएंगे, सिंपल तरीका, ये ऐसे ही मतलब मारते हैं। तभी गंगा जल के अंदर बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाते, क्योंकि बैक्टीरियोफाज उनको ऐसे मार देता है, पर कई बैक्टीरिया बच जाते हैं। जो बच जाते हैं कैसे बचते हैं? क्योंकि उनके अंदर 2 टाइप के एंजाइम होते हैं। एक ऐसा एंजाइम जो अपने डीएनए का मिथाइलेशन कर देता है, और एक ऐसा एंजाइम जो नॉन मिथाइलेटेड डीएनए को ढूंढ ढूंढ के काट देता है। अपना मिथाइलेटेड है तो पराया आएगा, काट दो उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज और मिथाइलेज। इतनी थोड़ी बहुत जानकारी थी, ये वाली बात अरबर साहब को पता थी। बाद में इसी को आगे ले जाकर के, ठीक है, नाथन और स्मिथ ने, यस, पहला रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज टाइप 2, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया, आइसोलेट किया। ठीक है, फिर तीनों को आगे जाकर के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, और समझ रहे हो मेरी बात, ये ध्यान रखना, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्लासिफिकेशन भी कराया था रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस का। भाई 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस तो बाहर से, मोतियों की माला में मोती बाहर से निकालेंगे, बाहर से एक्सोन्यूक्लियस, काटने वाले बाहर से। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस बीच में से तोड़ते हैं भैया। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेंगे? बाहर से काट काट के निकालेंगे। एंडोन्यूक्लियस बीच में से तोड़ देंगे। ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस हो गए। एंडोन्यूक्लियस भी कई टाइप के होते हैं, पर आपके लिए सिर्फ 2 ही याद रखो, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 अरबर साहब ने, छोड़ो मत, याद रखो टाइप 1 याद रखो। टाइप 1 को एक्टिव होने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए। मैग्नीशियम आयन तो सबको चाहिए, पर उसको एटीपी भी चाहिए। अब एटीपी चाहिए, और मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर काम कर रहा हूं, तो टेस्ट ट्यूब में एटीपी कहां से लेकर के आऊंगा? ठीक है, समझे? हाँ, टाइप 1 मैग्नीशियम के साथ इसको एटीपी चाहिए। इसमें 3 यूनिट होती है, ये डीएनए को रिकॉग्नाइज भी कर लेता है, मिथाइलेशन भी कर लेता है, और कट लगा लेता है, पर रैंडमली। बस यही इसका ड्रॉबैक था, रैंडमली कहीं भी कट लगा देता है। ये यार हमें नहीं चाहिए, हमें स्ट्रिक्ट चाहिए, हम जहां चाहे वहीं कट लगाए। ठीक है, जबकि टाइप 2 की बात करूं,
इसका ये रिकॉग्नाइजेशन कर लेता है और कट भी लगा लेता है, पर स्पेसिफिक साइट पर कट लगाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और यहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओनली मैग्नीशियम। इसकी दो प्रॉपर्टी ऐसी थी जिससे मुगैम्बो खुश हुआ, और मुगैम्बो ने इस एंजाइम को परमिट किया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करो बिंदास तरीके से, समझे। मॉर्निंग टेस्ट में बेटा अब आगे के दो टेस्ट हैं, दो चैप्टर हैं, और अगले टेस्ट के अंदर मैं पीछे के सारे टेस्ट इंक्लूड कर चैप्टर इंक्लूड करने वाला हूं, या एक काम करता हूं उसमें सारी चैप्टर इंक्लूड कर देता हूं, पीछे जितने भी हो गए रिवीजन वाले, 4 चैप्टर का रिवीजन होगा, अगले में 6 चैप्टर का रिवीजन होगा, और अगले में पूरी 11th का रिवीजन होगा। बिल्कुल नीट का रेप्लिका की तरह बना रहा हूं, ठीक है। चलो ठीक है, कल सुबह है 7:30 बजे, नेक्स्ट आ जाओ। फिर मैंने बताया था बेटा, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, इनके नाम बड़े अटपटे से होते हैं, जैसे हिंद 2, इको R1, हिंद 1, ठीक है, अजीब से नाम है। और ये रैंडमली कट नहीं करते, स्पेसिफिक साइट पर ही कट करते हैं। ये स्पेसिफिक साइट 6 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड से 1 न्यूक्लियोटाइड तक, 4 बेस पेयर से 8 बेस पेयर तक की हो सकती है। जिसमें अगर मैं हिंद 2 की बात करूं, तो हिंद 2 पहला टाइप 2 आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, जिसको हेल्मिंटन स्मिथ ने, ठीक है, आइसोलेट किया था। हाँ, करेक्टराइज 5 ईयर लेटर हुआ, बट आइसोलेट किया था। इससे पहले हिंद फर्स्ट भी था, पर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल उसको काउंट ही नहीं करते, इसलिए क्लियर है। तो अगर मैं हिंद 2 की बात करता हूं, तो हिंद 2 कहां कट करेगा डीएनए में, कहीं पर भी, GTTAAC, इसका उल्टा क्या होगा, CAATTG, इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो बेस, अगर मैं हिंद 2 की बेस पेयर की बात करता हूं, तो उसमें टीटी पहले आता है, क्योंकि ये एंजाइम पहले डिस्कवर हुआ था, इसलिए टीटी इसमें पहले आएगा, ठीक है। जबकि इको R1 में टीटी बाद में आएगा, समझा अभी तक कल मैंने। तो GTTAAC, इसका पैलिंड्रोमिक उल्टा कर दो, GTTAAC, ठीक है, 5' to 3', 5' to 3'। तो ये सीक्वेंस जहां भी मिलेगी, बीच में से कट लगा देगा कौन, हिंद 2, ये मत भूल जाना, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि हिंद 2 को छोड़ करके लगभग 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम आइसोलेट कर चुके हैं, लगभग 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है उल्टे सीधे एक समान, मलयालम, ऐसे पढ़ो मलयालम, इनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। इको R1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, GAATTC, फिर GAATTC। हिंद 2 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, GTT पहले आएगा, GTTAAC, GTTAAC। जबकि इको R1 जिगजैग कट लगाता है, सेंटर से थोड़ा हट के कट लगाता है, सेंटर से थोड़ा हट के कट लगाता है। जबकि हिंद 2 सेंटर से कट मार देता है सीधा। यहां पर स्टिकी एंड बनते हैं, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री हो जाते हैं, यहां नहीं मिलते, तो ब्लंट एंड बनता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, या रिकॉग्नाइजिंग साइट, यानी वो साइट है जिनको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ढूंढते हैं और फिर अपने अपने तरीके से कट लगाते हैं। जैसे हर ताले की एक खास चाबी होती है, ऐसे ही हर एंजाइम की एक खास रिकॉग्नाइजिंग साइट होती है, समझे। हाँ बेटा, मिथाइलेशन का मतलब है मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट, ठीक है। समझे, आ जाओ। नॉमनक्लेचर मैंने बता दिया था। नॉमनक्लेचर में जैसे इन्होंने इको R1 का दे रखा है भाई, सबसे पहले ई क्या होती है, जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रहे हो उसकी जीनस, को क्या होता है, CO स्मॉल वाला, जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रहे हो उसकी स्पीसीज, R उस बैक्टीरिया का स्ट्रेन, 1 2 3 आगे जो भी लगा होगा, इट इज ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, उस बैक्टीरिया से किस नंबर का एंजाइम आपने आइसोलेट किया है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था हिंद 2 का, H है हीमोफ्लस जीनस ऑफ बैक्टीरिया, IN क्या, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, उसकी स्पीसीज, D क्या है, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, सेकंड क्या, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। यानी इस बैक्टीरिया से हिंद फर्स्ट को भी पहले आइसोलेट किया जा चुका था, पर फर्स्ट
पहला हम एंजाइम इसलिए नहीं मानते उसको क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं था और टाइप 2 नहीं था, टाइप 1 था। अच्छा, टेस्ट सिलेबस, ओके ओके, टेस्ट सिलेबस नोट कर लो बेटा, टेस्ट सिलेबस सारे लोग नोट कर लो, ठीक है। हाँ, टेस्ट सिलेबस सारे लोग नोट कर लो। मेरा टेस्ट सिलेबस मैं बता दे रहा हूं आपको, अभी चैप्टर करा के चुका हूं मैं आपको, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पूरा चैप्टर आ रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी अभी चल रही है, तो टूल्स वाला पार्ट, टूल्स जो मैं कल खत्म कराऊंगा, टूल्स पूरे कल खत्म हो जाएंगे टूल्स आपके, टूल्स तो हाँ कल खत्म हो जाएंगे टूल्स आपके। तो टूल्स वाला पार्ट पूरा आ रहा है, ठीक है, टूल्स तक कंप्लीट आ रहा है, जिससे लगभग 20 क्वेश्चन आपको टूल्स से मिल जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन आपको जो कल खत्म कराऊंगा यहां तक से मिलेंगे, और 25 क्वेश्चन आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से मिलेंगे। तो मेजर टेस्ट है, और मेजर टेस्ट में 2 चैप्टर हमेशा रखता हूं मैं, माइनर में एक करंट और मेजर में एक बैक का, जिससे रिवीजन भी अच्छे से होता रहे, ठीक है। चलो रिजल्ट बात करेंगे लास्ट में। यहां तक कोई डाउट है? क्योंकि रिवीजन उठा लिया पहले मैंने। अब आ जाओ, इनके काटने के तरीके 2 होते हैं, मैंने बताया था स्टिकी एंड जिगजैग कट कर तो स्टिकी एंड बनता है, सीधे बीच में से कट करेगा तो ब्लंट एंड बनेगा। तो ब्लंट एंड का बहुत अच्छा एग्जांपल हिंद 2 है, और स्टिकी एंड का बहुत बढ़िया एग्जांपल इको R1 है। फिर मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिए थे कि डीएनए के 2 अलग अलग टुकड़े हैं, इनको काटने के लिए सेम एंजाइम यूज करोगे, इको R1, तो सेम टाइप की साइट बनेंगी। फिर ये छोड़ दोगे तो अपने आप चिपक जाएंगे, क्योंकि इनके भी हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री है, इनके भी हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री है। और आप दिख रहा है आपको, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट, 2 टाइप के डीएनए जब आपस में जुड़ते हैं। ऐसी एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है, भाई वो फॉरेन डीएनए, ये वेक्टर है, दोनों को एक ही एंजाइम से कट कराओ, दोनों को एक सॉल्यूशन डाल दोगे, अपने आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि समझ रहे हो स्टिकी एंड बन गए होंगे इनके, रिकॉम्बिनेंट बन गया। रिकॉम्बिनेंट को बैक्टीरिया में डाल दोगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और बैक्टीरिया जब मल्टीपल कॉपी करेगा अपनी बनाएगा, ठीक है, तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो गया, और उस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्मेंट बोलोगे, तो कई ट्रांसफॉर्मेंट बन जाएंगे और उस जीन की मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी, इसको जीन क्लोनिंग बोलते हैं। यहां तक कल मैंने एंड कर दिया था, और आज आगे आ जाओ। हमारा रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट कंप्लीट है, एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, ये हमारा पार्ट कंप्लीट है। और आज का टारगेट क्या है हमारा? वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर व्हीकल। व्हीकल क्या होते हैं? जो आपके डीएनए को, आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने ऊपर बिठाएगा, होस्ट में लेके जाएगा, वहां उसकी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, ठीक है, और सुनिश्चित करेगा ऑर्गेनाइजेशन में भी वो जाए। पर उससे भी इंपॉर्टेंट और क्या काम करता है वेक्टर? वेक्टर बताता है, वेक्टर बताता है कि भाई बैक्टीरिया तुम नेकेड आई से देख सकते हो? नहीं, मेरी टेस्ट ट्यूब में एक बैक्टीरिया पड़ा है, मैंने डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब मुझे कैसे पता चलेगा वो मेरा रिकॉम्बिनेंट उस बैक्टीरिया के अंदर गया या नहीं गया? मतलब बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, या बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट गया है या बिना रिकॉम्बिनेंट वाला डीएनए चला गया, कौन बताएगा? यही ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो चीख चीख के बताए कि देखो रिकॉम्बिनेंट बन गया है, और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में चला भी गया है, और बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया है, जो बताए, तभी तो पता चलेगा, नहीं तो बेकार है आपके लिए वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर, तो वेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। वेक्टर आपके जीन को बिठा के होस्ट में लेके जाएगा, जब होस्ट में पहुंच जाएगा तो उसकी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, उसकी अगली जनरेशन में भी लेके जाएगा। उससे भी इंपॉर्टेंट, वो चीख चीख के बताएगा मैं होस्ट में पहुंच गया, मैं होस्ट में जा चुका हूं, और रिकॉम्बिनेंट को लेकर के गया हूं, ऐसा नहीं खाली चला गया हूंगा, या खाली रिकॉम्बिनेंट अलग से चला गया होगा, मैं रिकॉम्बिनेंट को लेकर के आया हूं। ये है वेक्टर भाई, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे एक एक करके। तो आज का टारगेट तो वेक्टर है, ठीक है। कल मैं होस्ट वाला पार्ट पूरा खत्म करके कल मतलब एंड कर दूंगा ये, मतलब ये वाला पार्ट जहां तक टेस्ट में आएगा। आगे बढ़ रहे हैं, अब आता क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है भाई। क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन डाल दी है मैंने स्टार्टिंग वाली, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा आपको। मैं यहां पढ़ाने वाला हूं आपको प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्योंकि छोटे छोटे जीन जो होते हैं ना बैक्टीरिया के, वो प्लाज्मिड ही लेके जाते हैं। या बैक्टीरियोफाज, क्योंकि बैक्टीरियोफाज के पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये अपने डीएनए को, ठीक है, बैक्टीरिया के डीएनए के संग जोड़ लेता है, तभी तो अपनी प्रोटीन बनाएगा। ये ऐसा वायरस जो अपने डीएनए को बैक्टीरियल डीएनए के संग जोड़ने में की एबिलिटी रखता है। तो हमें ऐसे तो वेक्टर चाहिए जो, जिसके अंदर अगर अपने डीएनए को बिठा दोगे तो अपने को जोड़ेगा, तो हमारे डीएनए को भी तो जोड़ देगा इनडायरेक्टली। समझ रहे हो? इसके पास जुड़ने की एबिलिटी है, इसके पास होस्ट क्रोमोसोम के साथ अटैच होने की एबिलिटी है, तो भाई हमारे डीएनए को भी अटैच कर देगा। तो ये वेक्टर ठीक ठाक है, ठीक है। हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल, इनकी एबिलिटी है
इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मतलब किसी की जरूरत नहीं है, ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। समझ रहे हो? हाँ। बैक्टीरियोफाज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर विद इन बैक्टीरियल सेल। भाई बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियल सेल में जाते हैं और बहुत सारी कॉपी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा होता है। यस, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज की अगर मैं बात करूं तो कॉपी नंबर इनका बहुत ज्यादा होता है, यानी एक बैक्टीरियोफाज वायरस एक बैक्टीरिया के अंदर जाकर के बहुत ज्यादा अपने मल्टीपल कॉपी बना लेता है। जबकि प्लाज्मिड की बात करूं, ठीक है, सम प्लाज्मिड मे हैव ओनली 1 2, सम प्लाज्मिड, ठीक है, ओनली 1 to 2 कॉपी पर सेल बनाते हैं। जबकि कई प्लाज्मिड ऐसे भी होते हैं, ठीक है, अदर मे हैव पर सेल 15 से 100 कॉपी भी बना लेते हैं, ऐसे प्लाज्मिड भी होते हैं। समझ रहे हो? तो हम यहां पर क्लोनिंग वेक्टर में दो चीजें यूज करने वाले हैं, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज वायरस है, एक ऐसा वायरस जो अपने डीएनए को होस्ट क्रोमोसोम के संग जोड़ने में सक्षम होता है। तो उसी के वायरस को हम क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेट कर दे रहे हैं, उसके अंदर अपने जीन को जोड़ दे रहे हैं। तो वो अपने को जोड़ेगा तो हमारे जीन को भी जोड़ देगा होस्ट क्रोमोसोम के साथ। अब इसकी प्रॉपर्टी पर आता हूं, क्या है प्रॉपर्टी। अब मैं आपको 3 4 प्रॉपर्टी बताऊंगा, ये याद रखना। जो वेक्टर की मेन प्रॉपर्टी है, इस पर नीट में लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी गजब क्वेश्चन आए थे, ठीक है। यस, ठीक है। कल वाला क्वेश्चन डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि इसका लैक वाला पार्ट, लैक ओपरन वाला पार्ट कल कराऊंगा मैं। तो कल हम वाली प्रॉपर्टी इसकी डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। और कल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं, ध्यान रखना, क्विज भी रखूंगा लास्ट में। भाई लेक्चर संग कुछ क्वेश्चन तो लेके आता हूं, पर कल का क्विज थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर ठीक ठाक। ओके, चलो। तो सबसे पहला क्या है? ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये अगर वो प्लाज्मिड है तो उसके पास अपना खुद का ORI होना ही चाहिए। अच्छा बैक्टीरिया, अच्छा वेक्टर तभी है जब उसके पास खुद का अपना ORI साइट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये है, यहां पर सीक्वेंस होते हैं, इसको बोलते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जहां से डीएनए का डबल हेलिक्स खुल जाता है आसानी से, और सारे एंजाइम वहां पर अपलोड हो जाते हैं कि भाई अब मुझे रेप्लिकेशन कराना है। तो सारे एंजाइम जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तब जब डीएनए के दोनों हेलिक्स अलग होंगे। अलग क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर थाइमिन और एडेनिन का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको ओआरआई साइट कहते हैं। यानी अगर मैं इस ओआरआई साइट की बात करूं, खास बात बता रहा हूं कुछ मॉलिक्यूलर बेस पर, ये ऐसे इस ओआरआई साइट के अंदर एडेनिन थाइमिन का रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे एडेनिन 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 थाइमिन थाइमिन थाइमिन। तो यहाँ क्या होगा? थाइमिन 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 एडेनिन एडेनिन एडेनिन। और इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आप जानते हो। जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो 3 वाला आसानी से टूटेगा, 2 वाला आसानी से टूटेगा, 2 वाला आसानी से टूटेगा, सिंपल सी बात है। तो आसानी से रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, बबल बन जाता है, जिसमें सारे एंजाइम धीरे धीरे आकर के अपलोड होते हैं। सारे के सारे एंजाइम धीरे धीरे आकर के अपलोड होते हैं जो रेप्लिकेशन कराते हैं। इसलिए इसको ORI साइट बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जिसमें एडेनिन थाइमिन का रिपीटेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, जिनके बीच में कम हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। समझे? हाँ बेटा। लास्ट ईयर इस चैप्टर के डायग्राम वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे। हाँ इंद्रजीत बेटा, तू मुझसे पढ़ा नहीं होगा तभी नहीं कर पाए, तो मुझसे पढ़े हुए सारे बच्चे करके आए थे, क्योंकि वो मैंने करा रखा था। और कल मैं कराऊंगा फिर से उस क्वेश्चन को, फिर देखता हूँ कैसे सॉल्व, और बहुत ज्यादा अंतर नहीं करूंगा, ठीक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब आ जाओ, और ऐसा ही समझ में आ गई, ये तो होनी चाहिए, ये एक पहला एसेंशियल फीचर है। दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? मैंने बताया ना भाई, आपके वेक्टर के पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो बताए कि मैंने रिकॉम्बिनेंट बनाया या मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया या नहीं कर दिया। आप सोच रहे हो कि मेरे बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होगा पर नहीं हुआ, तो
ऐसे बैक्टीरिया को आप बड़े बड़े कल्चर में ग्रो करा करके प्रोडक्ट बनाने की ख्वाहिश रखते हो, और सपोज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, समझ रहे हो? हाँ, तो बेकार हो गया ना। मैंने किया था सर, यस, बहुत बढ़िया। समझे? तो बहुत जरूरी क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर का होना। सेलेक्टेबल मार्कर, मार्कर का मतलब है बताना, सेलेक्टेबल मार्कर जो बताते हैं रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना, वो है सेलेक्टेबल मार्कर। तो सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। इन एडिशन टू ORI, द वेक्टर रिक्वायर सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए वेक्टर के, तभी काम का है। विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, जो बताता है, हेल्प करता है आइडेंटिफाइंग, एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ ओनली ट्रांसफॉर्मेंट, यानी जो जिनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ उनको हटा देता है कि भाई ये काम के नहीं है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, इनकी ग्रोथ बढ़ाओ, जिससे कि आगे जाकर के अपने प्रोडक्ट को आप ऑब्टेन कर सको। इसमें हेल्प करते हैं ये सेलेक्टेबल मार्कर। अब दो सेलेक्टेबल मार्कर के, दोनों का मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, और हर साल कराता हूं, ऐसा नहीं लास्ट ईयर नहीं कराया था। लास्ट ईयर भी दोनों के अलग अलग एक्सपेरिमेंट कराए थे, उसी पे तो साल क्वेश्चन आया था। ठीक है, यस, जो एनसीईआरटी में नहीं है ये एक्सपेरिमेंट, मैंने मतलब खुद ही अपनी तरफ से कराए थे, और नीट में क्वेश्चन आ गया इस बार। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, मतलब स्पेशली वो एक्सपेरिमेंट कराए थे जो मैंने अपनी लैब में बहुत ज्यादा किए हैं। यस, मैंने PBR 322 भी यूज किया है, और मैंने PUC 8 भी बहुत यूज किया है। ठीक है, तो वही मैंने कराए थे स्पेशली। PBR 322 तो एनसीईआरटी में दे भी रखा है, PUC 8 नहीं दे रखा, और इस साल नीट में क्वेश्चन आया था बेटा। ठीक है, तो हम उसको बहुत अच्छे से समझाने वाले कैसे काम करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, आज का टारगेट तो मेरा ये एंटीबायोटिक वाला पूरा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, और कल का टारगेट है मेरा लेग जेड जीन वाला एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। लेग जेड जीन की हेल्प से आप बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाने वाला जो जीन होता है, इसको लेग जेड जीन कहते हैं। ठीक है, वो कलर के बेस से बताता है कि रिकॉम्बिनेंट बना या ट्रांसफॉर्मेंट बना या नहीं बना। यहां पर एंटीबायोटिक, यहां पर एंटीबायोटिक के बेस पर हम, यहां पर एंटीबायोटिक के बेस पर हम पता लगाते हैं कि रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना। समझे? तो इसको डिटेल में आज पढ़ाने वाला हूं ऊपर वाले को मैं। ठीक है, कैसे, आगे आ जाओ। Selection of recombinant and transformant based on inactivation of antibiotic resistant gene और LAGZ gene। अच्छा, कैसे पता चलता है, समझो, मैं समझाता हूं, अब समझाता हूं। जैसे मान लो, ऐसे समझो, ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के अंदर यहां पर रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, जहां पर कोई एंजाइम कट लगाता है। मानो E को R1, एंजाइम कहां कट लगाएगा E को R1, जरा बताओ, E को R1 कहां कट लगाएगा? ठीक है, GAA TTC, GAA TTC, यहां पर कट लगाएगा। तो ये साइट कहां पर होगी E को R1 की? तो ये साइट यहां पर है, ये E यहां पर है, GAA TTC। क्लियर है बिल्कुल? E को R1 जहां कट लगाएगा वो साइट हमने यहां पर दे रखी है इस प्लाज्मिड में, ये प्लाज्मिड है। समझ में आया? ये कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपका? ये कोई आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैं क्या करूंगा, इसी एंजाइम को यूज करूंगा यहां पर इसको कट लगाने के अंदर। तो यही एंजाइम यहां पर भी सीक्वेंस होगी तो यहां कट लगाएगा, यहां भी सीक्वेंस होगी तो यहां भी कट लगाएगा, यहां पर भी कट लगाएगा। क्लियर है बिल्कुल?
तो सेम एंजाइम यूज कर रहा हूं मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को कट लगाने के लिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट लिख देता हूं मैं। कट लगाने के बाद जो मुझे प्लाज्मिड मिलेगा कैसा मिलेगा, ऐसा। समझना, ये कट लग गया। और एक्चुअल में ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सीक्वेंस जो बता रहा हूं ना, ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर है। ये सीक्वेंस एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर है। ये है ये जीन, ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, उसके अंदर सीक्वेंस देखने को मिल रही है। ये सीक्वेंस कहां मिल रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर सीक्वेंस है। समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस देखने को मिल रही है। समझ रहे हो? हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस देखने को मिल रही है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। यहां पर ई को R1 को कट लगाने वाली सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है। तो जैसे ही इसको कट लगाएंगे, ये कट लगाएगा तो एंटीबायोटिक वाला जीन टूट जाएगा बीच में से। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा बीच में से। ये वापस जुड़ भी सकता है, यस, वापस जुड़ भी सकता है, वापस रीलाइगेशन भी हो सकता है इसका, ठीक है। समझना मेरी बात। पर अगर मान लो रिकॉम्बिनेंट बन गया, रिकॉम्बिनेंट का मतलब है ये आपस में जुड़ गए, ये जुड़ गए। जुड़ने का मतलब है जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका जुड़ गया इसके बीच में। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका इस सीक्वेंस पे आके जुड़ गया, तो एक्चुअल में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टूट नहीं गया बीच में, आधा इधर रह गया आधा इधर रह गया, यानी इसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी खत्म हो गई। समझना मेरी बात। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, क्यों? क्या हो गया इसका, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यानी अगर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट का इंसर्ट हो गया, इंसर्शनल हो गया, इंसर्शनल हो गया, इससे क्या होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। यानी अगर ये जीन इसमें इंसर्ट करेगा तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ये खो देगा। हाँ, अगर इंसर्ट नहीं कर पाया तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रहेगी। मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर है, मतलब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। हाँ, अगर उसकी अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी अब नहीं रही, सेंसिटिव हो गया, मतलब उसके अंदर ड्रग रेजिस्टेंट जीन जो था वो कट गया, रिकॉम्बिनेंट की एंट्री हो गई, रिकॉम्बिनेंट उसके अंदर गया, तो उसने, ठीक है, ऐसा रिकॉम्बिनेंट जिसमें फॉरेन डीएनए जुड़ चुका है, तो ये क्या करेगा, अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी खो चुका है, टूट चुका है जीन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। फॉरेन जीन जब भी इंसर्ट करेगा अपनी जगह पर, तो जिस जीन के अंदर इंसर्ट करेगा उसको इनएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जिसी को बोलते, जैसे
या लेगजेट जीन, किसी भी जीन का इनएक्टिवेट हो जाना, यानी इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कोई भी फॉरेन डीएनए अगर इंसर्ट करेगा तो जिस जीन के अंदर इंसर्ट करेगा उस जीन के बीच में जाएगा, घुस जाएगा, तो जीन को बर्बाद कर देगा। अगर कोई जीन पहले सही था, बर्बाद हो गया, मतलब रिकॉम्बिनेंट बन गया। पहले सही था और अब भी सही है, मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। समझ गए ना मेरी बात? भाई ये कंडीशन आएगी या ये कंडीशन आएगी, ये आएगी या रिलैगेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगी। वापस चिपक गया, अगर वापस चिपक गया, रिलाइगेशन हो गया, फिर क्या है, कुछ नहीं। अब यहाँ यहाँ मतलब फिर चिपक गया, वापस ये इंसर्ट नहीं हो पाया, वापस अटैच हो गया, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो सही है ना। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सही है तो इंसर्शनल एक्टिवेशन नहीं हुआ, बर्बाद हो गया, तो इंसर्शनल यानी इंसर्ट करने से इस जीन का इनएक्टिवेशन हो गया। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? इसका पूरा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। पीडीएफ तो बेटा मैं अपलोड करता जा रहा हूँ साथ साथ, अब तो मैं टेलीग्राम पर चाहिए तो टेलीग्राम पर भी दे दूंगा पीडीएफ। सारे पीडीएफ हम लोग, मैं तो उनको दे देता हूँ ना सारी, जैसे पिछले वाले जो रेप्लिका कराया था उसका पीडीएफ दे दिया था। ठीक, अब मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ऐसी बात है, मेरे टेलीग्राम से ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से ले लो, मैं दोनों एक साथ डाल दूंगा, ठीक है। कल बीएमएस, चलो ये एक चीज समझ में आ गई होगी, ये या ये ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, इसका पूरा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। मतलब ये समझ में आ गया कि अगर मैं बात करता हूं वेक्टर की, तो वेक्टर के पास ओवरआई साइट होनी चाहिए तभी तो वो रेप्लीकेट कर पाएगा। वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए तभी तो बता पाएगा कि भाई रिकॉम्बिनेंट बन गया है या नहीं बना। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं या लैक-जेड जीन हो सकता है, इसको कल बताऊंगा डिटेल में। लैकोप्रोन समझाऊंगा क्योंकि मॉलिक्यूलर आपने पढ़ी नहीं है, तो लैकोप्रोन समझाऊंगा कल पहले मैं, फिर मैं इसका पूरा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। ठीक है, तो आज मैं इसका पूरा एक्सपेरिमेंट कराने वाला हूं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का। पहले समझो प्रॉपर्टी समझाने के बाद, तो दो प्रॉपर्टी हो गई मेरी। अब तीसरी प्रॉपर्टी आएगी रिकॉग्नाइजिंग साइट, क्लोनिंग साइट बोल सकते हो, रिकॉग्नाइजिंग साइट बोल सकते हो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इनको रिस्ट्रिक्शन साइट भी बोलते हैं, इनको रिस्ट्रिक्शन साइट्स बोल सकते हैं, समझना मेरी बात। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रिस्ट्रिक्शन साइट, तो 4 से लेकर के 8 न्यूक्लियोटाइड की हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लो ये रिस्ट्रिक्शन साइट इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर नहीं होती, बाहर होती, तो किसी काम का नहीं, बेकार था। ठीक है, ये जो क्लोनिंग साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट है, हमेशा एंटीबायोटिक या लैक-जेड जीन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ही काम किए, नहीं तो बेकार है। इसका क्या प्रॉपर्टी अब देखो, अब जैसे ये तो मैं दिख रहा है एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पीबीआर 322, इस पर नीट में हर साल क्वेश्चन आता है तो उस पर समझाऊंगा। ये एक आर्टिफिशियल यानी बनाया हुआ वेक्टर है। पीबीआर 322 आर्टिफिशियल बनाया हुआ वेक्टर है, दो साइंटिस्टों ने मिलके बनाया था। कितने साइंटिस्टों ने मिलके बनाया था भाई? क्यों नहीं डाउनलोड होता? इतना तो ऐप के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है भाई, मोबाइल में क्यों नहीं होता? ठीक है, बस मैं, ठीक है, ऐप की पता नहीं मुझे क्या, उनकी एक टेक टीम अलग है तो वो लोग देखते हैं। ठीक है, तो पीबीआर 322 का मतलब क्या है, पहले ये समझो, एक एक करके समझाऊंगा। पहले पीबीआर 322 का मतलब क्या है, पहले लाइन के अंदर। हाँ हाँ, दो साइंटिस्ट, बिल्कुल सही, दो साइंटिस्टों ने मिलकर खोला था, रॉड्रिक्यूज और बॉलीवर। हाँ, तो एक एक करके समझाऊंगा, देख लो पहले प्लाज्मिड को अच्छे से देखो, अच्छे से। आ जाओ, पी माने क्या है, पी, पी दिख रहा है ना, पी यहां दिखा देता हूं, पी, पी मतलब होता है प्लाज्मिड।
और आर, आर को भी समझाता हूं मैं, बी को भी समझाता हूं मैं। आर साइंटिस्ट थे रॉड्रिक्यूज, और बी फॉर बॉलीबर। रॉड्रिक्यूज और बॉलीबर इन्होंने मिलकर के एक प्लाज्मिड बनाया था, और उनकी लैब में बना हुआ जो प्लाज्मिड था 322 नंबर का था। ये नंबर 322 नंबर का प्लाज्मिड था। रॉड्रिक्यूज बॉलीबर ने 322 नंबर का पी फॉर प्लाज्मिड बनाया था अपनी लैब के अंदर, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, इसलिए इसको बोलते हैं पीबीआर 322। समझे ना? पीबीआर 322 की एक एक चीज पता होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन आता है नीट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आएगा पी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, 322 का मतलब क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा पीबीआर 322 में कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे। दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे। या कितने सेलेक्टेबल मार्कर थे। दो सेलेक्टेबल मार्कर थे। ठीक है, कौन से सेलेक्टेबल मार्कर थे? आप बोलोगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एक एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। समझे? हाँ, बॉलीबर और रॉड्रिक्यूज। ठीक है, दो साइंटिस्ट के नाम हो गए। दो साइंटिस्ट के, मैं डार्क कर देता हूं उसको, रॉड्रिक्यूज को। बार बार लाल कर रहे हैं, रॉड्रिक्यूज। चलो, अब मैं बात कर रहा हूं पीबीआर 322 में नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर कितने थे, ये क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, आप बोलोगे दो थे, टू नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। आप देख लो कौन कौन से नंबर ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर है यहां पर, टू। कौन कौन से सेलेक्टेबल मार्कर हैं? दो। एक तो दिख रहा होगा आपको एएमपीआर, एक दिख रहा होगा टीटीआर। सेलेक्टेबल मार्कर कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं? अब इस पे क्वेश्चन आएगा। पहले नंबर पूछ, कितने नंबर हैं? दो। कौन कौन से हैं? एक है एएमपीआर, एम्पसिलिन रेजिस्टेंट, ए एम पी आर, एम्पसिलिन रेजिस्टेंट। एक है टेट्रासाइक्लिन, टी ई टी आर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ये दो है बेटा सेलेक्टेबल मार्कर, दो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन, दो एंटीबायोटिक होती है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर इनके अंदर होती है। समझे? अब क्वेश्चन आएगा, बताओ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट के अंदर कितनी क्लोनिंग साइट होती हैं? दो। टेट्रासाइक्लिन में कितनी होती हैं? दो। कौन कौन सी होती है टेट्रासाइक्लिन में? बाम H1, सालबन। या सालबन किसके अंदर मिलती है? टेट्रासाइक्लिन में। बाम H1 किसके अंदर मिलती है? टेट्रासाइक्लिन में। पेस्ट वन किस में मिलती है? एम्पिसिलिन में। पीवीयू फर्स्ट किस में मिलती है? एम्पिसिलिन में। तो 8-10 क्वेश्चन तो आपको मात्र इसी से मिल गए। ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होती हैं। ठीक है, एक जीन होता है रोप, रेप्लिकेशन कराने के लिए जो प्रोटीन बनती है इसी से बनती है। रोप जीन के अंदर कौन सी क्लोनिंग साइट होती है? बोलोगे पीवीयू सेकंड। ये सारे क्वेश्चन बताना कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, कितनी क्लोनिंग साइड सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होती हैं? 4। कितनी क्लोनिंग साइड सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर होती हैं? अगेन 4। बाहर कौन कौन से? 1 2 3 और एक 4। या यही पूछ सकता कौन सी बाहर होती हैं, तो याद भी करना पड़ेगा। इको R1 बाहर होता है, क्ले फर्स्ट बाहर होता है, हिंद थर्ड बाहर होता है, पीवीयू सेकंड बाहर होता है। एम्पिसिलिन में कौन सी अंदर होती है? याद करना पड़ेगा, पेस्ट वन अंदर होती है। ठीक है, और पीबीयू वन अंदर होती है। और टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन सी अंदर होती है? याद रखना पड़ेगा, बाम H1 अंदर होती है और साल बन अंदर होती है।
रोप के अंदर कौन सी साइड होती है? ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, पीवीयू सेकंड रोप के अंदर होती है। रोप एक जीन है, ये वो जीन है और रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है ना, प्रोटीन को बनाने का काम करता है रोप। ओआरआई तो आप जानते हो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो इसके अंदर पीवीयू सेकंड है। तो इस डायग्राम को बिना देखे 8-10 बार बनाना है, और जो मैंने 8-10 क्वेश्चन बताए हैं, 10-12 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को दिमाग में रखते हुए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आएगा, एम्पसिलिन के अंदर बताओ कौन कौन सी क्लोनिंग साइट्स हैं एम्पसिलिन के अंदर। तो एम्पसिलिन में आप बोलोगे एक पेस्ट, फर्स्ट, और दूसरी कौन सी है? पी वी यू फर्स्ट। फर्स्ट लिख देता हूं, फर्स्ट। ये दो मिलती हैं एम्पसिलिन में। क्वेश्चन आएगा टेट्रासाइक्लिन में बाम H1 और साल1। बाम H1 एंड साल1, ये क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है, 4 अंदर है तो याद रहेगा आपको ये क्या है, जो हम बात कर रहे हैं, क्या किसकी बात कर रहे हैं? ये इज अ क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन। क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बोल सकते हो। ये क्वेश्चन बनेंगे आपके। टोटल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट क्वेश्चन आएगा, टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स। आठ है, जिसमें 4 सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर है, ठीक है, और 4 सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर हैं। फोर आउटसाइड है, ये क्वेश्चन बनेंगे। रोप के अंदर कौन सी होती है, क्वेश्चन आएगा रोप के अंदर। ये रोप के अंदर होगी पीवीयू सेकंड। ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। अब बताओ किसी को भी डाउट? ये एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट है, ये टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट है। आपको ये याद रखना आउटसाइड कौन कौन सी होंगी, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, इको R1, क्ले, हिंद और पीवीयू, ये आउटसाइड है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। हाँ, अब बताओ कोई डाउट? ब्रजेश्वर मंडल पूछ रहे हैं सर इसको सेलेक्टेबल मार्कर क्यों बोलते हैं? आप बता सकते हो ब्रजेश्वर मंडल जो पूछ रहे हैं, उसका रिस्पांस कौन दे सकता है? ये ब्रजेश्वर मंडल बच्चा मुझे लग रहा है लेट ज्वाइन किया है, अभी अभी जस्ट आया है। बेटा इससे पहले यही तो हम समझा रहे थे, सेलेक्टेबल मार्कर क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर तो मैं अभी करा के चुका हूँ। ये पूरा ये क्या है, इट इज अ सेलेक्टेबल मार्कर। क्या होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर? जो चीख चीख के बताए कि हमने रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट बना लिया, वह है सेलेक्टेबल मार्कर। कौन कौन से हो सकते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और लैक्जेट जीन। लैक्जेट जीन तो कल पढ़ाऊंगा, आज एंटीबायोटिक पढ़ा रहा हूं मैं। फिर मैंने बताया भी था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्यों होते हैं, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। कैसे बताएगा कि रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना? क्योंकि इसके अंदर क्लोनिंग साइड या रिस्ट्रिक्शन साइड इसके अंदर होनी चाहिए, तभी बताएगा। ठीक है, इस जीन को जोड़ना है तो ये एंजाइम की क्लोनिंग साइड अंदर है, तो अंदर कट लगाएगा, कट लगा तो जीन यहां जुड़ जाएगा। जीन जुड़ने का मतलब है इंसर्शन इनएक्टिवेशन, यानी इस जीन का, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का इनएक्टिवेशन हो गया। अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन काम कर रहा था, अब नहीं कर रहा, मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया।
पहले भी काम कर रहा था, अब भी काम कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, इसलिए इनको सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सेलेक्टेबल एंजाइम की हेल्प से ये बताते हैं रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना। अब बताओ। चलो, हाँ, हिंज थर्ड भी क्लोनिंग साइड है, पर आउटसाइड है, वो अंदर नहीं है, बाहर है। अब फिर मैंने बताया बेटा क्लोनिंग साइड के बारे में, क्लोनिंग साइड हमेशा कहाँ होनी चाहिए? विद इन सेलेक्टेबल मार्कर। अगर विद इन सेलेक्टेबल मार्कर क्लोनिंग साइड नहीं है तो वो बेकार है, किसी काम की क्लोनिंग साइड नहीं है। जैसे यहां पर काम की क्लोनिंग साइड सिर्फ 4 ही हैं, पीवीयू फर्स्ट, पेस्ट फर्स्ट, बाम H1, साल्बन, बाद बाकी की बाहर की बेकार है। नहीं आया क्या? हाँ, बाहर की बेकार है, किसी भी काम की नहीं है। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? कुछ भी? यहां तक कोई डाउट? हाँ, 4 बाहर है बेटा, ठीक है, बीएमएस। अब नोट करना है तो कर लो मेरे साथ। देखो, ये चीज तसल्ली से नोट्स बनाना है इनके, क्योंकि ऐसे चलते चलते नोट्स नहीं बनेंगे। ये आपको डायग्राम पहले बिना देखे 10 बार बनाना है, बिना देखे। फिर जब 10 बार बना लोगे तब नोट्स पर फेयर बनाना है, बिना देखे। जितनी बातें मैंने लिखी हैं इन सबको ऐसे ही लिखना है, बिना देखे। ये नोट्स आपको प्रॉपर बनाने पड़ेंगे आराम से। चलो, आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं इसको समझाने के लिए, इस पूरे मैकेनिज्म को समझाने के लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को समझाने के लिए कि कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर का काम करता है, पूरा एक्सपेरिमेंट कराऊंगा जबरदस्त वाला। ठीक है, PBR322 का यूज करके। ठीक है, जगह है। अब आ जाओ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। चलो, एंटी रेजिस्टेंट जीन अब समझो, प्रॉपर तरीके से समझाता हूं मैं। सबसे पहले बिल्कुल एकदम ऐसा समझना जैसे आप खुद कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, पूरा खुद ही आप, मतलब ड्रॉ, मतलब लैब में हो, आप खुद कर रहे हो, टूल्स आप जानते हो। अब जैसे खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो समझ में आएगा आपको एकदम बढ़िया तरीके से। जल्दीबाजी नहीं है, एक्सपेरिमेंट प्रॉपर कर। 2 बीकर ले लो, आपने 2 बीकर ले लिए, समझना। एक बीकर में आपने ले लिया PBR322, PBR322 मैं 2 डाल के दिखा दे रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। ऐसे बहुत सारे PBR322 बीकर में होते हैं। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं, बिल्कुल एकदम फील करना कि आपके हाथ में एक बीकर है, उस बीकर में आपने एक बोतल के अंदर PBR322 बने हुए आते हैं मार्केट में, उठा करके पूरा डाल दिया आपने PBR22 पूरा उस बीकर के अंदर। ठीक है, हाँ, ये PBR322 इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है,
मैं लिखता भी जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस बोतल के अंदर क्या क्या और डालना है। अब इसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट लगाना है, जिसमें आपको क्या क्या चाहिए, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट नंबर 1। और क्या चाहिए आपको, एक वेक्टर चाहिए। वेक्टर तो ये है ही, पीवीआर 322 क्या वेक्टर है। वेक्टर मिल गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंड एंजाइम चाहिए आपको, रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस चाहिए। जोड़ने के लिए लाइगेज चाहिए। वही जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, वेक्टर ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है। ये दो चीजों और इसमें बीकर में डाल दोगे, फिर एक्सपेरिमेंट करके देखो हो क्या रहा है। दो तरीके के केस मिलेंगे आपको उस पूरे बीकर में, दो तरीके के केस। भाई पहले क्या होगा, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मान लो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तुम बताओ कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लूं यहां पर, बाम H1 ले लूं, साल ले लूं, पेस्ट ले लूं, या ये ले लूं पीवीयू फर्स्ट। तो मैं बाम ले लेता हूं, बाम थोड़ा सा तो मैं टेट्रासाइक्लिन इजी याद रहेगा, बाम H1 ले लेता हूं मैं, बाम H1। टेट्रासाइक्लिन के अंदर है बाम H1। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो लिया है ना मैंने, बाम H1 लिया है। बाम H1 क्या काम करता है, टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि ये भाई पीवीआर 322 है, मतलब पीवीआर 322 के पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, तो दूसरा होगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। हमने एम्पिसिलिन को नहीं छेड़ा, हमने टेट्रासाइक्लिन को छेड़ा है। टेट्रासाइक्लिन को छेड़ेंगे तो टेट्रासाइक्लिन कट लग जाएगा सबके अंदर। ये टेट्रासाइक्लिन बाम H1 ले रहे हो तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट एकदम प्रैक्टिकली, कुछ भी इसमें याद करने का नहीं है, जो समझा है उसको मैं एक्सपेरिमेंटल करके दिखा रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, तो बाम H1 क्या करने वाला है, बाम H1 कट कर दिया इसको, ये कट कर दिया कट। जहां जहां टेट्रासाइक्लिन था उड़ा के कट कर दिया बाम H1 ने। मैं लिख भी दे रहा हूं, ये टेट्रासाइक्लिन है और कौन सा एम्पिसिलिन है, ये तो टीईटी है, टीईटी। ये है एएमपी। आपको एकदम क्लियर रहेगा, हर चीज क्लियर रहेगी। तो बाम H1 ने क्या काम कर दिया, कट मार दिया, जहां जहां लगाया वहां कट मार दिया। अब लाइगेज और जीन ऑफ इंटरेस्ट की बारी। जीन ऑफ इंटरेस्ट दिखाता हूं आपको, जीन ऑफ इंटरेस्ट का कलर चेंज करते हैं। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट ये था आपका इस कलर का, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपने क्या काम किया, दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी। हो सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट फंस जाए इसके अंदर आकर के, इंसर्शन एक्टिवेशन कर दे। हो सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट ना इसमें फंसे, यानी रीलाइगेशन हो जाए, वापस चिपक जाए, बिना जीन ऑफ इंटरेस्ट के अटैच हुए चिपक जाए, ये खुद ही चिपक जाए। दो केस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है, पहला केस है कि लाइगेज
जीन ऑफ इंटरेस्ट का चिपकते ही लाइगेज चिपका देगा इसको। दूसरा केस क्या है कि रीलाइगेशन, लाइगेज इनको वापस जोड़ देगा। दो ही केस मिलेंगे, दो ही केसों की प्रोबेबिलिटी है। या तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाए तो इंसर्शन एक्टिवेशन हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन का, ये नहीं हो पाता है तो ये वापस फिर लाइगेज को अटैच कर देगा। यानी यहां जो केस आ रहे हैं वो क्या है, ये तो क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, और दूसरा केस क्या आएगा, रीलाइगेशन। रीलाइगेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। रीलाइगेशन का मतलब होता है वापस से चिपक जाना, वापस से चिपक जाना। ठीक है, यानी एक तरफ तो रिकॉम्बिनेंट बना लिया, एक तरफ नॉन रिकॉम्बिनेंट है, एक रिकॉम्बिनेंट है एक नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है ये नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। पर आपको नहीं पता क्या चल रहा है अंदर। आपने तो क्या काम किया, एक बीकर में सारे PBr322 डाल दिए और इन तीनों को भी डाल दिया ऐसे ही बस, और आपने शेकिंग करके छोड़ दिया है। रिएक्शन चल रही है अंदर, अंदर क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो रही होंगी, या तो ये हो रहा बनना होगा या ये बन रहा होगा, बस और कोई तीसरी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये चीज समझ में आई या नहीं समझ में आई? अरे बाम H1 को रिप्रेजेंट कर तो दिया, बाम H1, बाम H1 को क्या रिप्रेजेंट करना, टेट्रासाइक्लिन के अंदर बाम H1 होता है, बस ऐसे याद रखो। बाम H1 को नहीं रिप्रेजेंट कर, वो तो बाम H1 तो एंजाइम है, एंजाइम थोड़ी ना इसके अंदर दिखेगा, एंजाइम तो कट लगाएगा, कट कहाँ लगाएगा, टेट्रासाइक्लिन में कट लगाएगा। तो बाम H1 हमेशा टेट्रासाइक्लिन में कट लगाता है, और टेट्रासाइक्लिन को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने पिंक कलर से, पूरा एक एक चीज रिप्रेजेंट की है। अब तुम यहां तक बताओ, पहले ये समझ में आएगा तभी मैं आगे पढ़ा पाऊंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक क्लियरिटी चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी। भाई एक बीकर लिया मैंने, बीकर में PBr322 मैंने डाल लिए सारे खोल करके वेक्टर, और एक पैकेट के अंदर मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो भी डाल दिया मैंने उस बीकर में। फिर मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बाम H1 डाल दिया, और लाइगेज भी डाल दिया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी मुझे, दो प्रोबेबिलिटी मिलेंगी, एक तो मुझे फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट मिलेगा, कुछ दिखेगा नहीं मुझे, मतलब उसमें होंगे, पर कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें रिकॉम्बिनेंट नहीं बन पाया, रीलाइगेशन हो गया। ठीक है, नहीं नॉन रिकॉम्बिनेंट भी मिलेंगे, यानी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों मिल रहे हैं इस बीकर के अंदर, पर मुझे नहीं पता क्या है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नो डाउट, बहुत बढ़िया। अब मेरा अगला स्टेप है, एक दूसरा बीकर लेकर के आया हूं लैब में मैं, साफ सुथरा धो धा करके। ठीक है, मैं ई कोलाई मैंने PGI चंडीगढ़ से मंगाया था, तो ई कोलाई लेकर के पूरा डाल दिया मैंने उस ब्रॉथ के अंदर। कौन सा? ई कोलाई, PGI चंडीगढ़ से मंगाया था हमने ई कोलाई। हाँ बेटा, बाम H1, बाम H1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसकी अपनी, जैसे इको-R1 की रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस होती है, जैसे हिंद 1 की या हिंद 2 की रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस पढ़ाई है, ऐसी हर एंजाइम की अपनी एक रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस होती है, 4 से लेकर के 8 न्यूक्लियो बेस पेयर की। ठीक है, चलो सबकी याद नहीं करनी है आपको, सिर्फ 2 की याद करनी है जो मैंने करा दी है। अब मैं क्या करूंगा, एक दूसरा बीकर लेकर के आया हूं। इस बीकर में ई कोलाई है। कौन है ई कोलाई? सारे कलर तो यूज कर ही लिए हमने, चलो कर लेते हैं। ओके,
ठीक है। ये बीकर है, बीकर के अंदर कौन पड़े हुए हैं? ई कोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे बीकर को इसके अंदर डाल दूंगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाहता हूं मैं। क्या चाहता हूं? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। देखें क्या होता है, ये सारे के सारे प्लाज्मिड बैक्टीरिया में जाते हैं या नहीं जाते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं क्या कराऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया कराऊंगा, यानी इन सब को इसमें डालने की कोशिश करूंगा, उठा करके डाल दूंगा ऐसे। अब क्या होगा, तीन केस आएंगे। हो सकता है किसी के अंदर कुछ भी ना जाए, हो सकता है। हो सकता है किसी के अंदर ये चला जाए, हो सकता है किसी के अंदर ये चला जाए। प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मैं बना के दिखा दे रहा हूं। तीन केस मुझे नजर आएंगे आगे जाकर के। तीन केस देखने को मिल सकते हैं मुझे। हो सकता है एक में कुछ भी ना जाए, हो सकता है एक के अंदर ये चला जाए, हो सकता है एक के कुछों के अंदर ये चला जाए। मतलब इस तीन प्रोबेबिलिटी है। इसको बोलेंगे, इसका तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ये क्या बन गया? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसके अंदर कुछ भी नहीं गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। हाँ, एक के अंदर रिकॉम्बिनेंट चला गया तो क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। एक में नॉन रिकॉम्बिनेंट गया है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई? बहुत आराम से समझना है आपको। तीन केस देखने को मिल रहे हैं, डाल दिया। किसी बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जिनमें कुछ नहीं किया होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। किसी में रिकॉम्बिनेंट चला गया होगा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। किसी में हो सकता है, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट गया होगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। पर ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है ना। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। एक रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है तो एक नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? निखिल बेटा, बहुत फास्ट पढ़ने का तुझे शौक है ना? निखिल लिख रहा है फास्ट पढ़ाओ, फास्ट। अरे तुम ये तो करते हो ना तुम। आज की डेट में सब्र, पेशेंस है ही नहीं, तभी फिर पंचवर्षीय योजना बनती है।
पहली कहा मैंने, इस बार सारे बच्चे गलत करके आए हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चे इन क्वेश्चन को गलत करके आए हैं, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किसी किताबों में है नहीं। बनाए हुए एक्सपेरिमेंट है सारे के सारे, समझ लो अच्छी तरीके से। और ऐसा भी नहीं नीट में क्वेश्चन नहीं आता, इस बार क्वेश्चन भी आया है नीट में, उसमें भी निखिल लिख रहा है भाई फास्ट पढ़ाओ। जब जो चीज सीरियस होगी मेरी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, जहां फास्ट होगा वहां फास्ट कर दूंगा, ऑल ओवर मैं कवर करके चलूंगा, ठीक है। अब अगला स्टेप है कि तुम लिख भी रहे हो इसलिए, अगला स्टेप है भाई, तीन कंडीशंस मुझे मिल गई हैं। अब मैं, पर मुझे दिख कुछ भी नहीं रहा है, मुझे पता कुछ भी नहीं है क्या है क्या नहीं, इसको देखने के लिए मैं देखना चाहता हूं, तो मुझे रेप्लिका लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? रेप्लिका। अब मैं लगाऊंगा रेप्लिका, अगली स्लाइड में रेप्लिका। रेप्लिका क्या होता है समझो। सबसे पहले इन तीनों कॉलोनी को मैं एक प्लेट पे ग्रो कराऊंगा, इन तीनों कॉलोनी को एक प्लेट पे ग्रो कराऊंगा, समझना। प्लेट क्या होती है सर, बताता हूं मैं। ये एक प्लेट होती है, मैं देखना चाहता हूं कि कितने टाइप की कॉलोनी मुझे मिल रही है। तो तीन टाइप की कॉलोनी मिलेंगी, एक ट्रांसफॉर्मेंट की, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की, समझ में आ गई होगी। एक ही कलर है, कलर सबका एक ही है। मतलब एक कांच की प्लेट होती है, पेट्री प्लेट, उसमें मैं न्यूट्रिएंट डाल देता हूं जिसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं होती, एक सिंपल न्यूट्रिएंट है उन बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर न्यूट्रिएंट यूज किए हैं, और तीन टाइप की कॉलोनी देखने को मिल रही है हमें। अरे यार, चलो भर देते हैं ये कलर। तीन टाइप की कॉलोनी देखने को मिल रही है। पहली कॉलोनी क्या होगी, हम लिख दे रहे हैं इसमें, मान लो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरी कॉलोनी हमें कौन सी मिली, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तीसरी कॉलोनी कौन सी मिली हमें, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब मैं क्या करूंगा, इसमें न्यूट्रिएंट है सारे के सारे, एक रेप्लिका लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब क्या था, इसी की फोटोस्टेट प्लेट लगाऊंगा मैं, रेप्लिका, जिसमें एंटीबायोटिक होगी। यहां एंटीबायोटिक नहीं है, विदाउट एंटीबायोटिक है, यहां कोई एंटीबायोटिक नहीं है। विदाउट एंटीबायोटिक का मतलब है अभी इसमें सारे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। अब मैं दो प्लेट ले रहा हूं, दो रेप्लिका लगा रहा हूं, रेप्लिका मतलब फोटोस्टेट, सेम प्लेट होंगी, इन कॉलोनी को हम ट्रांसफर करेंगे उन प्लेट्स के अंदर, ठीक है। एक प्लेट उठा ली हमने, एक और उठा ली हमने, समझना। इस वाली प्लेट के अंदर मैं डालूंगा एम्पसिलिन, इसमें डालूंगा टेट्रासाइक्लिन, एक में टेट्रासाइक्लिन और एक के अंदर एम्पसिलिन, दो मैंने प्लेटें ले ली, ठीक है, समझना अच्छी तरीके से। अब क्या करने वाला हूं, इसमें एम्पसिलिन डली हुई है, इसमें टेट्रासाइक्लिन डली हुई है। अब तुम बताओ भाई, एम्पसिलिन के जीन को हमने छेड़ा है क्या? नहीं। टेट्रासाइक्लिन का छेड़ा है, ठीक है। भाई यहां तो कोई भी ड्रग रेजिस्टेंट पावर ही नहीं है, पहले वाले में कोई ड्रग रेजिस्टेंट पावर ही नहीं है। दूसरे वाले के अंदर
एम्पिसिलिन के अंदर रेजिस्टेंस पावर है और तीसरे वाले के अंदर दोनों जीन ठीक है। समझना मेरी बात। तो पहली कॉलोनी तो ग्रो ही नहीं करेगी, पहली कॉलोनी की तो ग्रोथ ही नहीं आएगी, फर्स्ट कॉलोनी की कोई ग्रोथ नहीं आएगी, डॉट 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 डॉट, मतलब ग्रोथ नहीं आ रही। ना इस प्लेट में ग्रोथ आ रही है, ना इस प्लेट में ग्रोथ आ रही है। क्यों? क्योंकि पहली कॉलोनी एम्पिसिलिन में भी मारी जाएगी, टेट्रासाइक्लिन में भी मारी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, तो पहली कॉलोनी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, यहां ग्रोथ एब्सेंट है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 में क्या है? ग्रोथ एब्सेंट है। ग्रोथ एब्सेंट क्या बता रही है? ग्रोथ एब्सेंट बता रही है, नंबर 1 ग्रोथ एब्सेंट क्या बता रही है? ग्रोथ एब्सेंट बता रही है कि दोनों में ही ग्रोथ एब्सेंट है, यहां भी ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ एब्सेंट। आपसे पूछा जाएगा कि दोनों प्लेटों में अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही, रिजल्ट क्या निकल रहा है इसका? कि ये क्या है भाई, दोनों में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्या है ये? नंबर 1 क्या है आप बताओ? आप बोलोगे सर ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब समझना, एक बैक्टीरिया ऐसा है यहां भी ग्रो कर रहा है और यहां भी ग्रो कर रहा है, दोनों जगह ग्रोथ आ रही है, उसकी ग्रोथ दोनों जगह आ रही है। समझना, अगला क्वेश्चन आएगा। ग्रोथ यहां पर भी है और ग्रोथ यहां पर भी है, दोनों एंटीबायोटिक के केस में ग्रोथ मिल रही है, तो बताओ क्या होगा? दोनों के केस में ग्रोथ मिल रही है तो क्या होगा? दोनों के केस में ग्रोथ आ रही है इसकी थर्ड वाले की, तो क्या होगा? तीसरा वाला क्या होगा जरा बताओ? थर्ड। मतलब इसका एम्पिसिलिन वाला जीन भी ठीक है और टेट्रासाइक्लिन जीन भी ठीक है। ठीक है, बोथ ड्रग रेजिस्टेंट जीन अगर ओके हैं तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है? भाई ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। अगर एम्पिसिलिन में ग्रोथ आ रही है, एम्पिसिलिन में तो ग्रोथ आ रही है भाई, एक की एम्पिसिलिन में तो आ रही है, नंबर 2 वाले की, पर टेट्रासाइक्लिन में ग्रोथ नहीं आ रही। यस, यहां तो ग्रोथ आ रही है पर यहां पर ग्रोथ नहीं आ रही। अब क्या बोलोगे इसको, इस कॉलोनी को क्या बोलोगे? एक में आ रही है और अगले में नहीं आ रही, नंबर 2 वाला। एम्पिसिलिन में आ रही है, टेट्रासाइक्लिन में नहीं आ रही है, टेट्रासाइक्लिन के अंदर इंसर्शन और इनएक्टिवेशन हो गया, मतलब ये है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। समझे? दो एंटीबायोटिक है, दोनों में ग्रोथ नहीं आ रही। देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। जो नीट में क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछेगा, एक टेबल दे देगा, ये कंक्लूड करना है आपको। ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, यहां पर लिख सकता हूं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ठीक है, और यहां हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ, ग्रोथ यहां पर एब्सेंट है, ग्रोथ यहां पर भी एब्सेंट है, पहला केस। ठीक है, ग्रोथ यहां पर भी प्रेजेंट है, ग्रोथ यहां पर भी प्रेजेंट है, दूसरा केस।
ग्रोथ यहां पर प्रेजेंट है बट यहां पर ग्रोथ एब्सेंट है। तीसरा केस, 3 केस बन रहे हैं। ये नीट के क्वेश्चन बनेंगे आपके, डायरेक्ट नीट के क्वेश्चन। क्या कंक्लूड निकालोगे? पहला, भाई दोनों में ग्रोथ नहीं है, नॉन, ये लिखना है आपको खुद। एक में एम्पिसिलिन में ग्रोथ है पर टेट्रासाइक्लिन में ग्रोथ नहीं है, दूसरी प्लेट के अंदर। आपको कंक्लूजन लिखना है। दोनों में ग्रोथ है, कंक्लूजन लिखना है। ये आपको होमवर्क में बिना देखे लिख के लाना है। डैश 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 डैश। ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, ये आपको करना है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे। भाई इस प्लेट, 2 प्लेट हैं, ठीक है, ये प्लेट 1 है, प्लेट फर्स्ट है, प्लेट सेकंड है। 2 प्लेट लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसमें एम्पिसिलिन, इसमें टेट्रासाइक्लिन है। दोनों में ग्रोथ नहीं है, क्या होगा? दोनों में ग्रोथ है, क्या होगा? एम्पिसिलिन में ग्रोथ है, टेट्रासाइक्लिन में नहीं है। टेट्रासाइक्लिन में नहीं है का मतलब है बाम H1 ने टेट्रासाइक्लिन में फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया, मतलब समझे, रिकॉम्बिनेंट बन गया। तुम सब लेट आते हो, फिर वो क्वेश्चन पूछते हो जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका होता हूं, तो बड़ा दुख होता है, ठीक है। दक्ष पूछ रहा है सर ORI और रोप साइड अलग क्यों है? एक ही जैसा काम तो है इनका। तब लगता है कि तू सामने होता तो एक कान पकड़ के एक जड़ता में। रेप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए एक फॉर्क बनता है, उसको बोलते हैं रेप्लीकेशन फॉर्क। वो बनता है ORI साइट पर। जबकि रोप, रोप एक जीन है, एक ऐसा जीन है जो उन प्रोटीन को बनाता है जो रेप्लिकेशन कराते हैं। समझे? ये अंतर है दक्ष। भाई कुछ बच्चों का बीकर फूट गया, सर पकड़ के बैठेंगे, कोई नहीं। दीक्षा मैम से ऑर्गेनिक अच्छी लग रही है, यही तो चाहिए। अब तुम्हारा और ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तुम परेशान थे, ठीक है, अब सॉल्व है, ठीक है। अब तुम्हारी तीनों केमिस्ट्री एकदम बिंदास चलेंगी, टेंशन मत करो, ठीक है। यहां तक बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? समझ में आया फिर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इसलिए जबरदस्त वाले तगड़े क्वेश्चन है। ये समझ में आएगा तभी क्वेश्चन बता पाओगे। अच्छा, अंकुश ने कटोरी में कर लिया एक्सपेरिमेंट, डंडा पड़ेगा, कटोरी में कर लिया एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही करना है एमबीबीएस के अंदर, कटोरी में एक्सपेरिमेंट, गिलास में चम्मच से एक्सपेरिमेंट। यहां तक समझ में आया नहीं आया? चलो पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर है। अब ऐसा ही में एक एक्सपेरिमेंट, अच्छा रेप्लिका है, ये क्या है? रेप्लिका लिख देता हूं मैं। रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब है इसी की हमने 2 फोटोस्टेट प्लेटें बना दी, पर एक में एम्पिसिलिन थी, एक में टेट्रासाइक्लिन थी, बस ये अंतर है। सो इट्स कॉल्ड रेप्लिका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मैंने बहुत मतलब बेसिक से समझाया है, बिल्कुल ऐसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है जैसे रियल में तुम लैब में कर रहे हो। एग्जैक्ट वही, वही लैब में ऐसा चौड़ा सा एक बड़ा सा बीकर होता था, उसमें ये करते थे, छोटे छोटे बीकर होते थे, इनमें ये करते थे, फिर ये एक्सपेरिमेंट लगते थे। यहां तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, यहां तक कुछ नहीं मालूम पड़ रहा। यहां तक इतना मालूम पड़ा 3 टाइप की कॉलोनी है। अब यहां आके आप क्लैरिफाई कर पाए कि आपके काम की कॉलोनी कौन सी है, कॉलोनी नंबर 2। इसको आप यूज करोगे कहां पर? इस कॉलोनी को कहां पे यूज करोगे? निकाल करके बड़े स्केल पर ग्रोथ कराओगे इस कॉलोनी की, क्योंकि इसी के अंदर एक्चुअल में आपका रिकॉम्बिनेंट है जो आपको बड़े स्केल पर आपके प्रोडक्ट को आपको ला करके देगा, ठीक है। ये वो है। आ जाओ अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है 23 का, जरा बताओ। तुम्हारे सामने छोड़ दिया मैंने। 23 का क्वेश्चन है नीट का। आज इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तभी कल दूसरा एक्सपेरिमेंट करा पाऊंगा। गैप रखना दोनों एक्सपेरिमेंट के बीच में, जिससे प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ, ठीक है। क्योंकि कल वेडनेसडे है तो कल मैं ये पूरा करा दूंगा,
और अगली एक क्लास के अंदर चैप्टर एंड हो जाएगा, पूरा प्रोसेस एक ही क्लास में कराऊंगा मैं, सिंगल क्लास में पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा ए लगा रहे हो, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, लाइगेज ज्वाइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, न्यूक्लियस सेपरेट 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक्सोन्यूक्लियस मेक कट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। बिल्कुल सही, जो बच्चे फर्स्ट लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट नीट, ये सब नीट के क्वेश्चन है, पेपर से कट किए मैंने डायरेक्टली। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ई को R1, देखो कितनों को याद है। 2023 में जो पेपर हुआ था ना, उसके क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं अभी, 24 के तो कल कराऊंगा मैं। इसका भी ये लगा रहे हो, ई को R1, ई को R1 में टीटी बाद में आएगा और उसमें टीटी पहले आएगा, तो 5 डैश, मतलब प्राइम कहते हैं, डैश नहीं बोल के प्राइम बोलते हैं, 5 प्राइम जी ए टी टी सी 3 प्राइम, फिर 5 प्राइम जी ए टी टी सी, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। जी जी गलत हो गया, सी गलत हो गया, जी ए टी टी सी, फिर यहां होना चाहिए जी ए टी टी सी। अच्छा ये ठीक है, ये तो ठीक है, जी डीबीटी गलत हो गया, सारे गलत हो गए, ओनली फर्स्ट ही मैच कर रहा है। आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लगाओ, क्या लगाओगे? रॉन्ग ढूंढना है बेटा, ठीक है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शनिंग बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। दे कट द स्टैंड ऑफ डीएनए एट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, यस, ये है सेंटेंस, ठीक है, पर हम किसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जबकि किसकी बात कर रहा है? ये लाइगेज की बात कर रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा नीट 19 का है, फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताओ इसमें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द एंजाइम का डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाई पोजीशन विद इन डीएनए, the enzyme bind DNA at a specific site and cut only one of 2 strand. The enzyme cut the sugar phosphate backbone at a specific site on each strand. The enzyme recognize a specific palindromic nucleotide sequence in DNA. Yes, absolutely. वन ऑफ टू स्टैंड नहीं होता, दोनों स्टैंड पर कट लगाता है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा रॉन्ग के अंदर, ठीक है। ओके, द फिगर बिलो इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वलाई वेक्टर, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवन करेक्ट, जरा बताओ, पूछा करेक्टली आइडेंटिफाई पूछा है इन्होंने, इको पीवीआर 322, हिंद थर्ड, इको R1 सेलेक्टेबल मार्कर हैं, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन एंटी रेजिस्टेंट जीन है, ORI ओरिजिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रोप रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, बिल्कुल सही, सेकंड आगे देखो, ये सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है, हिंद थर्ड एंड इको R1 आर सेलेक्टेबल मार्कर, ये क्या है बेटा? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर दो ही होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर कौन कौन से होते हैं? या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होंगे या लैक्जेट जीन होंगे, जो कल कराऊंगा मैं, तो ये ठीक है। ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, रोप, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे आप, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म में बताता हूं, रोप की फुल फॉर्म, रोप कोड फॉर द प्रोटीन
इन्वॉल्व इन द रेप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड, रेप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड, आरओपी रोप का मतलब क्या था, रेप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड दे रखा है, रेप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा आएगा इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन आएगा। जो बच्चे सेकंड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। हाँ, इसमें गलती करोगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट बास क्लोन एट अ साइट साल 1 इन पीवीआर 322। तो पहले दिमाग में लाना पड़ेगा कि साल 1 किस में था, एम्पिसिलिन के अंदर था या टेट्रासाइक्लिन के अंदर था। ठीक है, फिर कह रहा है द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल एग्जिबिट ससेप्टेबिलिटी टू, द जीन ऑफ इंटरेस्ट वाज क्लोन एट अ साइट साल 1 इन पीवीआर 322। ठीक है, वहां पर क्लोन्ड हो गया। अब बताओ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है, विल एग्जिबिट ससेप्टेबिलिटी टू, किसके लिए ससेप्टेबल होगा बताओ। गलती करोगे, मैं पहले कह दे रहा हूं, गलती करोगे। जरा बताओ। मैंने कहा गलती करोगे। देखो, ससेप्टेबल मतलब किसके लिए संवेदनशील है, मतलब किससे इसको इफेक्ट पड़ेगा। ससेप्टेबिलिटी का मतलब है किसके लिए वो संवेदनशील है, मतलब किससे वो मतलब मारा जाएगा, टेट्रासाइक्लिन से। क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का क्या हो गया इंसर्शन, क्योंकि साल 1 किसके अंदर होता है, टेट्रासाइक्लिन के अंदर ही तो साल 1 होता है, साल 1 टेट्रासाइक्लिन में होता है, और बाम H1BC के अंदर होता है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ससेप्टेबल किसके लिए होगा, टेट्रासाइक्लिन के लिए। गलती तो हो गया, मैं कह तो रहा हूं ना, गलती करेगा। ठीक है, गलती हो गया तो गलती करेगा इसलिए। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा ये तो बता दोगे, द टर्म बी एंड आर इन द नेम पीवीआर 322 रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो करा दोगे यार। बॉलिवर रेड्रिक्यूज इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। हाँ, नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, तो आज इस एक्सपेरिमेंट को बिना देखे करना है, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क पहले समझ लेना, उसके बाद दूसरा होमवर्क पीबीआर 322 प्लाज्मिड को कम से कम बिना देखे 10 बार बनाना है। कई बच्चे ऐसे होंगे एक बार में आ गया, क्या 10 बार बनाएंगे। ठीक है, कई बच्चे होंगे गुरुजी आपने बोला 10 बार बनाना, तो पहली बार भी आ गया पर 10 बार बनाएंगे। ऐसे लोगों को रोक नहीं पाएगा। तभी तो ये तो गुरु की महिमा है भाई, गुरु ने बोल दिया, कुछ सोच के ही बोला होगा ना। अगर 10 बार बनाने के लिए बोला तो कुछ सोच के ही बोला होगा। यहां तो कोई डाउट। चलो बहुत बढ़िया। ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को किसने पेंसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ने तो सेपरेट किया। क्वेश्चन आएगा ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को कौन सेपरेट कर रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीनो सेलेक्टेबल मार्कर। सब तो मैंने एक्सपेरिमेंट करा दिया। ठीक है, तो अब बेटा मिलते हैं कल सेम टाइम। ठीक है, और कल पहले सुबह मिलते हैं 7:30 बजे, क्योंकि सुबह 7:30 वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्योंकि रिवीजन तुम कर रहे हो, रिवीजन के संग एक अपना एनालिसिस भी करनी है, पर वो एनालिसिस ऐसी नहीं है, वो मतलब थोड़ी सी प्रॉपर वो क्वेश्चंस हैं जिन पर नीट पे आने की तो नीट रेप्लिका मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। नीट रेप्लिका का मतलब है अब तक नीट में जिन सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए तो उनके मैं ज्यादा
क्वेश्चन रखूंगा उन सब टॉपिक के, जिन पे कम आए उनके कम क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है। यानी मतलब वो टॉपिक आपके बहुत परफेक्ट हो जाएंगे और हर टाइप के क्वेश्चन रख दूंगा, ठीक है। तो अपने में थोड़ा सा अल्टीमेट सेशन है। तो कल हम लोग मिलते हैं सुबह 7:30 बजे, ठीक है। ओके, बाय। टेस्ट की पीडीएफ तुरंत सेशन के बाद, ठीक है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। ओके, बाय।